अगली खबर भी कोरोना संकट से जुड़ी हुई है। कोरोना संकट अभी भी बना हुआ है। लगातार छठे दिन नए केस 3 लाख से ज़्यादा आए हैं, लेकिन आज थोड़ी राहत की खबर भी आई है। कल के मुकाबले कोरोना के केस और संक्रमण दर में कमी आई है। कल नए केस 3.5 लाख से ज़्यादा आए थे, जबकि आज ये आंकड़ा 3,23,144 है। कोरोना के खतरे के बीच उम्मीद वैक्सीन से है। 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। 28 अप्रैल से 18 की उम्र से ज़्यादा के लोगों को अब ये वैक्सीन लगना शुरू होगी। 28 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कराइए और 1 तारीख के बाद या 1 तारीख से जब भी आपको तारीख मिले, आप अपनी वैक्सीन की डोज ज़रूर लीजिए। सबसे पहले आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि कोरोना संकट के बीच कैसे एक राहत की बड़ी खबर आई है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना को लेकर हालात कुछ हद तक ठीक हुए हैं। सबसे पहले पिछले 3 दिनों के कोरोना केस को हम आपको दिखाते हैं। 25 अप्रैल को 3,49,691, 26 अप्रैल को 3,52,991 और 27 अप्रैल यानी कि आज पिछले 24 घंटे के दौरान 3,23,144 केस सामने आए। 29,000 केस पिछले 24 घंटे में कम आए हैं और यही एक बड़ी राहत की खबर है। जबकि आज हम आपको कोरोना के करीब 29,000 केस आपको कम बता रहे हैं, तो कोरोना से मौत के आंकड़े भी आपको बता दें ताकि आप सावधान रहें। 25 अप्रैल को 2767 कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई। 26 अप्रैल को 2812 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और 27 अप्रैल को यानी कि आज पिछले 24 घंटे के दौरान 2771 लोगों की कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत हुई। कोरोना से ठीक हुए लोगों की तादाद भी आपको बता देते हैं। 25 अप्रैल को 2,17,113 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए। 26 अप्रैल को 2,19,272 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए और 27 अप्रैल को 2,51,827 लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए। तो ठीक हुए लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और आपको अब बता देते हैं कि कोरोना के टेस्ट कितने हुए पिछले 3 दिनों में। 25 अप्रैल को 17,19,588 टेस्ट हुए, जबकि 26 अप्रैल को 14,02,000 कोरोना के टेस्ट जो है वो 14 लाख के आसपास हुए और 27 अप्रैल को 16,58,700 कुल मिला के टेस्ट हुए। तो टेस्ट भी बढ़े पिछले 24 घंटे में। अब आपको बताते हैं संक्रमण की दर क्या है। पिछले 3 दिनों के संक्रमण की दर 25 अप्रैल को ये 20% थी, 26 अप्रैल को 5% बढ़ी और 25% संक्रमण की दर हो गई, यानी कि जितने टेस्ट हुए उसमें से 25% लोग संक्रमित मिले। 27 अप्रैल को ये दर 6% घटी और 19% रह गई संक्रमण की दर, जबकि टेस्ट भी तकरीबन 50,000 के आसपास बढ़ाए गए थे। तो इस तरह से आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो तमाम आंकड़े हैं वो आपको राहत की खबर दे रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है, जो हम बात करेंगे जिनसे कि कोरोना के संक्रमण को कैसे निपटा जाए, साथ ही साथ क्या एहतियात बरते जाएं, कौन सी दवाइयां ली जाएं, कौन से टेस्ट करवाए जाएं और वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा हैं, प्रोफेसर हैं एम्स में दिल्ली में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थो के हेड हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर एल तोमर हैं, डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में और डॉक्टर रवि मलिक हैं, CMD हैं रेडिक्स हेल्थ केयर दिल्ली के। सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कौशल, अब वैक्सीन लगने जा रही है। कल से 28 तारीख से नया रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे। 1 तारीख से वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन लगाना इस संक्रमण के दौरान क्यों ज़रूरी है? विकास जी, बहुत ही क्लियर सबको मालूम होना चाहिए कि इजराइल में आज मास्क हटा करके लोग चल रहे हैं और उसकी लगभग सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है, दोनों को वैक्सीन लग चुकी है, एकदम क्लियर। और इसी तरह से यूके में भी लॉकडाउन जो 4 महीने चला था, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। वहाँ पे भी स्कूल तब तक नहीं खोले गए जब तक वैक्सीन नहीं लगी। तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे रोका जा सकता है। लेकिन विकास जी, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो आज के सिनेरियो में ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, पर उसकी सच्चाई भी बता देता हूँ
केस इन्वेस्टिगेशन बड़े हैं, लेकिन उनके रिजल्ट आने का टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे से लेके 3 से 4 दिन हो चुका है। यानी कि जो हम आज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, नॉर्मली आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिल्ली में आ रही थी 24 घंटे के अंदर, इस समय आ रही 2 दिन के बाद। डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, सीरम फेरेटिन की रिपोर्ट 3-3, 4-4 दिन पे मिल रही है। और शायद ये भी एक वजह है कि हमें संक्रमण कम पता चल रहा है। और जो भी आप बता रहे हैं, जो संक्रमण दर कम हो रही है, उस समय जो मेजर एरिया है जहां पे कोविड फैला हुआ है, उस सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं शुरू से ही इस बात का फेवर कर रहा हूं कि लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जब तक नहीं लगेगा, यह संक्रमण कम नहीं होगा। और यही वजह है जिसकी वजह से शायद यह संक्रमण कम हो रहा है। एक चीज जो बहुत घातक है पूरे डेमोक्रेसी के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे पता चला है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस के लिए अशोका होटल में 100 कमरे बुक किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं कि केवल वो उनके लिए रहेंगे। ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं खुद पर पिटिशनर इन पर्सन बन के दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट को यह पता चले कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है। वैसे तो हाईकोर्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वो ये कहता है कि फांसी पे लटका देंगे, इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल देंगे, क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए। और जब उसके अपने परिवार और अपनी फैमिली और अपनी जान की बात आती है, तो अपने लिए गवर्नमेंट से कमरे बुक कराता है। उस ऑर्डर में यह लिखा, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, इस ऑर्डर में यह लिखा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की रिक्वेस्ट पे दिल्ली गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर निकाला है। अगर इस तरह के ऑर्डर सबके लिए निकलने लगेंगे तो गरीबों का इलाज कहां होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर कौशल, आप वाकई में ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस तरह के ऑर्डर को आप जरा और एक बार दिखाएंगे हमारे कैमरे के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, किस तरह से ये जो ऑर्डर दिल्ली सरकार ने निकाला है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक 5 स्टार होटल में कमरे बुक कर दिए गए हैं, ताकि उनको अगर संक्रमण हो तो उनको आइसोलेशन में रखा जा सके और उनको वहां पर इलाज मुहैया कराया जा सके। ये तारीख 25 अप्रैल की है जिसमें ये ऑर्डर निकाला गया है। ये डॉक्टर कौशल हमें ऑर्डर की कॉपी दिखा रहे हैं। जी डॉक्टर कौशल, ऊपर पहली लाइन में देखिए, ऊपर में पहली लाइन देखिए, 100 कमरे बुक किए गए अशोका होटल में। ये कहां तक जस्टिफाइड है? आज के डेमोक्रेसी के दौर में जब गरीब मर रहा है, हेल्थ केयर वर्कर मर रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर मर रहा है, उसके बाद इस तरह का कमरों का रिजर्वेशन, ये हाईकोर्ट के लिए शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है, कोई भी अथॉरिटी एक एप्लीकेशन सरकार को दे सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार को अगर एप्लीकेशन दी तो सरकार इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर कैसे कर सकती है? इसमें ज्यादा गलती दिल्ली सरकार की है। और अगर हाईकोर्ट ने इस पे स्टे नहीं लगाया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया तो दिल्ली हाईकोर्ट की भी गलती होगी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना। इस तरह के ऑर्डर से सिविल अनरेस्ट हो सकता है। इस तरह का ऑर्डर, 100 बेड यहां बुक कराएंगे अशोका होटल में और उसी के आसपास रहने वाले गरीब अशोका होटल में एडमिट नहीं हो सकते। ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है? ऐसे ऑर्डर को तुरंत सेटिसाइड करना चाहिए। बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक में सिक्योरिटी नहीं आएगी, सेफ्टी नहीं आएगी, हेल्थ के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इस तरह के ऑर्डर से पूरी तरह से डिमोरलाइज होता है। मुझे लगता है कि या तो दिल्ली सरकार इसको वापस ले या हाईकोर्ट इस पर स्टे लगाए। डॉक्टर कौशल, क्या इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि जो कमरे होंगे उसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी या जो एडमिट होगा व्यक्ति वो खर्चा उठाएगा? इसमें इस तरह का कोई कुछ जानकारी नहीं है। 2 पेज का ऑर्डर है, इसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं ली गई है। ये हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे ट्विटर पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, कोई भी इसको निकाल के पढ़ सकता है। पर ये ऑर्डर गलत है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, गलत है, हम उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, हमने देखा हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं बिस्तर मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर्स बिना ऑक्सीजन बेड के, बिना आईसीयू के उनकी मौत तक हो जा रही है। ऐसे में ये ऑर्डर कि किसी एक खास तबके को, हाईकोर्ट के जजेस को खुश करने के लिए उनके लिए कमरे बुक कर देना कहां तक जायज? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे को इस बीमारी को सबको हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है हर व्यक्ति को हेल्थ जो है मुहैया कराई जानी चाहिए। अगर किसी एक तबके को कराई गई है तो सारे तबकों को करानी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर कि इवन फॉर दैट मैटर हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं। मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं, मैं आपको बता दूं 15% तो मेरे डॉक्टर नर्सेज बेचारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो बेचारे बीमार पड़े हैं। और इस वक्त बड़ी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत से हम लोग सब लोग जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियां। देखिए, आप छोटी सी एक बात लीजिए,
दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो 700 टन की है, और दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारे को 350 टन के करीब दिए जा रहे हैं। 350 टन ऑक्सीजन कम होना बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी मौतें होंगी। ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो है बुरी तरह से लड़ रहे हैं। हमारे को रिसोर्सेज अगर नहीं मिलेंगे हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। हम 18-18 घंटे फैमिलीज को छोड़ के 18-18 घंटे आईसीयू में काम कर रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी तो हम करेंगे क्या? दूसरी चीज, जो तबका हमारा गरीब है, चाहे उसे आप वैक्सीनेशन फ्री दीजिए, चाहे आप उसे कमरे फ्री दीजिए, उसका ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि वो बेचारा इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बिल नहीं झेल पाएगा किसी भी तरह से। सरकार के पास यह प्रावधान होना चाहिए कि उस जो तबका है हमारा, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड तबका है, उसका खास ध्यान रखे सरकार। जो इकोनॉमिकली समर्थ है वो तो कहीं पे भी जाके इलाज करा लेगा, लेकिन जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड तबका है उसको देखना बड़ा जरूरी है, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ध्यान रखना बहुत 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 आवश्यक है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इधर कमी से जूझ रहे हैं, उधर कोविड के पैनिक से जूझ रहे हैं, खुद भी कोविड होता है और घर जाके अपने परिवार को भी कोविड देते हैं। किस तरह के प्रेशर में हम लोग काम कर रहे हैं ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हम ये भी प्रेशर ले कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकारों का काम है। चाहे वो हमें सेंटर दे या चाहे हमारे को स्टेट गवर्नमेंट दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन पे किसी का नाम नहीं, किसी की मोहर नहीं होती है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे टैंकर्स आ रहे हैं, होपफुली ये प्रॉब्लम दिल्ली में सॉल्व हो जाए। दिल्ली में क्या, मैं पूरे भारतवर्ष में सॉल्व हो जाए। एक चीज और बताना चाहूंगा ऑक्सीजन की कमी से, एक चीज और बता दूं, आज आगाह कर रहा हूं सारी सरकारों को, आने वाले टाइम में हेल्थ मैन पावर ये अभी जाने वाला नहीं है। मैं आंकड़ों से खुश नहीं हूं। अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, 28,000 केस कम हो गया। मुझे बताइए टेस्ट कितने हो रहे हैं? मैं दिल्ली का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दिल्ली में आ रहा है 25,000 केसेस है। आप 10 लाख लोगों का टेस्ट तो करके देखिए, 36% पॉजिटिविटी रेट है। इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रबी मलिक कह रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो उन खुश होने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो आंकड़े और भी खुल सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एल तोमर जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल के। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब ये जो ऑर्डर आया जिसका डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जिक्र कर रहे हैं, ये हाईकोर्ट के जजेस को खुश करने के लिए, क्योंकि 2 सुनवाइयों में हमने देखा किस तरह से हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों की धज्जियां उड़ाई और फटकार लगाई। डॉक्टर तोमर, आपको आवाज मिल रही है? डॉक्टर तोमर को आवाज़ नहीं मिल रही है। हम डॉक्टर के मिश्रा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, आपको लग रहा है कि ये हाईकोर्ट की जजेस को खुश करने के लिए उठाया गया कदम है? क्योंकि 2 सुनवाई में हमने देखा दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। देखिए, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जजेस के लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल की जा रही है। मैं ज़्यादा ये कंसर्न हूँ कि जो लोग फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं उनको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, जो लोग और लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। तो किसी को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम क्यों जेलस हों। लेकिन हमारी जो बाकी लोग हैं, जो फ्रंट लाइन, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं और जो है रेजिडेंट्स हैं, बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको कोविड हो जाता है, घर जाके सवाल तो संदीप मिश्रा यही है ना, तो उनके लिए डॉक्टर संदीप मिश्रा, कि अगर ये ऑर्डर डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए होता तब तो सभी खुश होते इस पर। जी हाँ, यही है। और दूसरा ये है कि अगर बहुत पब्लिकली ऐसा कोई जाता है तो गलत मैसेज जाता है पूरी कम्युनिटी में, और फिर डिविजन्स हो जाते हैं कम्युनिटी में। तो मतलब अगर औरों को फैसिलिटी मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए हमें फैसिलिटी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको पहले दी जानी चाहिए और फिर बाकी लोगों को भी दी जानी चाहिए, सबको दी जानी चाहिए। ये तो है ही, सबको वैक्सीनेशन दी जाना चाहिए, सबको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, एज मच एज पॉसिबल करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी वाइज।
जैसे आपने देखा ना, वैक्सीनेशन में भी प्रायोरिटी थी, फर्स्ट लाइन वर्कर्स को पहले दिया, फिर उसके बाद मतलब हेल्थ वर्कर्स को पहले दिया, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया, फिर एल्डरली को दिया 65, फिर कोमॉर्बिडिटी वालों को दिया। तो ऐसी प्रायोरिटी बनानी चाहिए और उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज देना चाहिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। जी, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने एक मसला उठा दिया है जिस पर अब बहस छिड़ जाएगी। मसला ये है कि दिल्ली सरकार ने एक नोट जारी करके हाईकोर्ट के जजेस के लिए 5 स्टार होटल अशोका में कमरे बुक कर दिए ताकि उनके इलाज के लिए वहां वीआईपी अरेंजमेंट किया जा सके। डॉक्टर कौशल मिश्रा, कल हमने देखा था दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह से क्लास ली थी दिल्ली सरकार की इस बात पर कि ऑक्सीजन की कमी बाकी राज्य पूरी करने के लिए टैंकर अपने खुद भेज रहे हैं, दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं भेजे। साथ ही साथ ये भी कहा कि दिल्ली के मंत्री ने कहा कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं वो ऑक्सीजन की कमी के लिए चीत्कार ना बचाएं। कितने समय पहले हॉस्पिटल को बताना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी है। अब ये जो सवाल थे, ये कड़े सवाल थे, इनसे बचने के लिए ऑर्डर आया है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट को खुश करने के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया गया है। आप देखिए, कल का जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा था कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो अननेसेसरी अलार्म ना उठाएं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा गया है कि 100 रूम्स ऑफ अशोका होटल न्यू दिल्ली इज सेटिंग अप फॉर द कोविड हेल्थ फैसिलिटी फॉर द यूज ऑफ ऑनरेबल जस्टिसेज एंड देयर जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली विद इमीडिएट इफेक्ट। ये क्या है? ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। मैं मिश्रा सर की बात से इनकार नहीं करता कि किसी को कोई फैसिलिटी मिलती है तो ठीक है, और मैं उनकी मजबूरी का भी अंदाजा लगा सकता हूं क्योंकि वो सरकार के सामने काम कर रहे हैं। मैं उसी एम्स का एक ऑर्डर दिखा रहा हूं। इस एम्स के ऑर्डर में यह कहा गया है कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं और सिम्टोमेटिक हैं केवल उनको काम करने से मनाही है। जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं और कोविड पॉजिटिव वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ की शॉर्टेज है। ये एम्स का ऑर्डर है। एक तरफ तो एम्स में हेल्थ केयर वर्कर के पास काम करने के, एम्स ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स के पास काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को खुश करने के लिए, केवल खुश करने के लिए, खास तबके को खुश करने के लिए दिल्ली सरकार ऑर्डर लेके आई है, उसको लेकर आपत्ति है और अब इस ऑर्डर पर विवाद भी हो सकता है। डॉक्टर कौशल खुद हाई कोर्ट का रुख करने वाले इस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए। डॉक्टर रवि मलिक, बड़ा सवाल ये है कि जो अब से कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े दिए थे कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो संक्रमित लोगों की तादाद है वो बहुत घट गई है। ऐसे लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, चाहे पहली डोज हो चाहे दूसरी, वैक्सीन जब लगना शुरू होगी तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन एक बड़ा हथियार है इस बीमारी और संक्रमण से बचने का। डॉक्टर रवि मलिक से हमारा संपर्क ठीक नहीं हो, जुड़ नहीं पा रहा है। डॉक्टर एल तोमर हमारे साथ हैं, मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर तोमर, आपको आवाज़ मिल रही है? यह आवाज़ मिल रही है। जरा एक वैक्सीन कितनी ज़रूरी है डॉक्टर साहब? देखिए, वैक्सीन तो बहुत ही जरूरी है। जितने भी देशों में जो कंट्रोल कर पाए हैं हम इस संक्रमण को, इस इन्फेक्शन को, वो वैक्सीन की वजह से ही कर पाए हैं। किसी भी वायरस इन्फेक्शन को रोकने का दो ही तरीका होता है। एक तरीका तो यह है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, क्लोज टू 60% पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर दीजिए, इफेक्टिव वैक्सीनेशन हो जाता है। या फिर कुछ इन्फेक्शन, सेल्फ इन्फेक्शन होकर जो भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं, 60% लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी, तो उससे भी इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। पर हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं तो हम बहुत कुछ लूज कर जाएंगे, देयर विल बी ग्रेट लॉस। तो इसको रोकने के लिए इफेक्टिव वैक्सीनेशन ही जरूरी है, कि हो भी रहा है वैक्सीनेट करके, और वैक्सीनेशन इफेक्टिव भी है। सारी वैक्सीन करीब 70-80% इफेक्टिवनेस होती है। 100% इफेक्टिव तो बहुत ही कम वैक्सीन होती है, बट वैक्सीन इफेक्टिव है। जितने भी देश में कंट्रोल हुआ, इजराइल, यूके, यूएस, सब में वैक्सीनेशन की वजह से ही हुआ है, और लोग लगभग 60% पॉपुलेशन वहाँ की वैक्सीनेट हो चुकी है। हमारे यहाँ भी ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस काफ़ी शुरू में काफ़ी हेजिटेंसी थी और लोग नहीं लगवा रहे थे, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन अभी लोग लगवाने के लिए तैयार हुए हैं। और अगर लग जाता है, हालांकि हमारे यहाँ अभी प्रोडक्शन का भी कमी है, तो इंपोर्ट भी हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, उससे
ज़्यादा लगाने के लिए जनता के लिए खुल रहा है। अभी 1 मई से 18+ वाले लोगों के लिए भी लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम जितनी तेज़ी से वैक्सीन को लगा पाएंगे, जितना ज़्यादातर लोगों को लगा पाएंगे, उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हमारी स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जो वायरस अपना म्यूटेशन कर रहा है, कि ऐसा म्यूटेशन ना हो जाए कि जिसमें ये जो वैक्सीन है इनइफेक्टिव हो जाए, फिर हमें कहीं नई वैक्सीन की जरूरत पड़े। अभी जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, उसमें ये हमारी वैक्सीन कारगर है। जी, तो आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं डॉक्टर तोमर कि वायरस के म्यूटेंट होने की रफ्तार से ज़्यादा तेज रफ्तार हमें वैक्सीन लगाने की रखनी पड़ेगी। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है डॉक्टर संदीप मिश्रा कि वैक्सीन की तो कमी है अभी देश में, अभी तो प्रोडक्शन ही उतना नहीं हो रहा है। ये तो है। अब जितनी देखिए, वैक्सीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, तो इसलिए वो थोड़ा सा गैप हो रहा है। लेकिन इसी के लिए जो हमारी भारतीय सरकार है उसने ऑलरेडी बाकी वैक्सीन्स जो कि देश से बाहर बन रही हैं, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है और इवन मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन्स पे भी कुछ उस पर भी फैसला आने ही वाला है। और हमारे पास और बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन्स के अलावा, जिससे कि हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर कर सकेंगे। देखिए विकास जी, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि वैक्सीन सिर्फ इन्फेक्शन से ही नहीं बचाती, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वैक्सीन का, वो है बीमारी की घातकता को कम करना। तो जो एक वैक्सीन की डोज भी ले लेता है या 2 ले लेता है, या तीसरा ग्रुप होता है जो 2 लेके 2 हफ्ते तक चला जाता है, तो उसको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 100% तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, 80 से 95% तक इफेक्टिव है। लेकिन अगर इफेक्टिव नहीं भी है वैक्सीन, इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो जो डिजीज की सिवियरिटी है वो बहुत हद तक कम हो सकती है। और कोई भी, इनफैक्ट मैं किसी ऐसे जने को नहीं जानता जिसने दोनों वैक्सीन लेकर 15 दिन के बाद, उसको बीमारी तो हो सकती है लेकिन उसको डेथ नहीं होगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीन लगाने से कि वो जो कम्युनिटी में स्प्रेड है उसको वो रोकती है वैक्सीन, कि जिसको आपने वैक्सीनेट कर दिया वो खुद को भी बीमारी नहीं होगी और वो दूसरों पे भी नहीं स्प्रेड करेगा। तो ये तीसरा एडवांटेज है वैक्सीन होने का। तो वैक्सीन के तो 3 मुख्य एडवांटेजेस हैं और सारे एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वैक्सीन बहुत अच्छा तरीका है। बस हमारी ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम अपग्रेड करें अपनी फैसिलिटी वैक्सीन की। आपको पता ही है कि जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल है, हमको कुछ यूएस से ज़रूरत है। अब बाइडन है जो उधर के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रॉमिस करा है कि वो वाला मटेरियल भी हमें प्रोवाइड करा देंगे, तो हमारी भी वैक्सीन की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। और बाकी वैक्सीन भी हम अलाउ कर रहे हैं, स्पुतनिक हमने अलाउ कर दी है और बाकी वैक्सीन भी हम अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सब सही डायरेक्शन में जा रहा है और अगर सब कुछ हो गया तो हम बहुत जल्दी डॉक्टर संदीप मिश्रा बता रहे हैं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। वैक्सीन लगवाना जब आपकी बारी आए तो जरूर लगवाइए, क्योंकि ये ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी बल्कि जो बीमारी की घातकता है वो भी कम कर देगी। आप सुरक्षित रह पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि संक्रमण तो फैल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब ऐसी सूरत में जब RT-PCR की टेस्ट रिपोर्ट भी देर से आ रही है, तो दवाई लेना कब से शुरू करना है? डॉक्टर के मिश्रा, दवाई लेना कब से शुरू करना है? संक्रमण की रिपोर्ट जो है, RT-PCR रिपोर्ट तो बहुत देर से आती है। खांसी जुकाम बुखार आज के समय में अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार है, वो किसी के टच में आया है या नहीं आया है, उसकी RT-PCR की रिपोर्ट जब तक नहीं आती, मेरा ये पहली तो एडवाइस ये है कि वो सिर्फ RT-PCR न कराए, एंटीजन प्लस RT-PCR कराए। एंटीजन की रिपोर्ट विद इन डेज आ सकती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो पेशेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर निगेटिव है तो वो निगेटिव नहीं है। तो जब तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आ जाती और सिम्टम्स हैं, तो उस आदमी को इस महामारी के दौर में ये मानना चाहिए कि वो पॉजिटिव है और उसको अपने किसी डॉक्टर की एडवाइस पे ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ये बिल्कुल सही, सभी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन देंगे तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, लेकिन विकास जी ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है 135 करोड़ की जनसंख्या को एक दिन में वैक्सीन नहीं दी जा सकती। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि देश की जनता को जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, घरों में बैठना पड़ेगा। इसी वजह से लोगों का इन्फेक्शन स्प्रेड रुकेगा और जब तक 70% जनता को वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता तब तक
सरकार लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, जी, जनता को जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। जनता कर्फ्यू भी एक विकल्प हो सकता है। डॉक्टर कौशल मिश्रा कह रहे हैं। हम डॉक्टर रवि मलिक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अब बहुत सारे लोग जो है संक्रमित हैं वो अपने घरों में ही इलाज करा रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसी सूरत में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, लोग ऑक्सीजन की मारामारी कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल जब कम हो तो किस लेवल पे आने के बाद उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर जाना चाहिए? मैं डिस्कशन बड़े अच्छे से सुन रहा था। पहले तो मैं कुछ चीजें व्यूअर्स को कंफ्यूजन दूर कर दूं। नंबर 1, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, कोविड की वैक्सीन भी दे रहा हूं अपने अस्पताल में। नंबर 1, जब भी आपको शक हो कि आपको कोरोना है या आपका डॉक्टर के टेस्ट कराएं, आप रैट टेस्ट कराइए, RAT, रैपिड एंटीजन टेस्ट। आधे घंटे में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। आप RT-PCR के ऊपर बिल्कुल लोड मत डालिए, आप सिर्फ रैट टेस्ट कराइए। रैट टेस्ट में 50% चांसेस है आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो बात खत्म हो गई, आप अपना इलाज शुरू कीजिए। RT-PCR कराने की जरूरत नहीं। मैंने देखा कि अक्सर लोग रैट कराने के बाद में फिर RT-PCR भी कराते हैं और हेल्थ केयर के ऊपर लोड डालते हैं। अगर आपका नेगेटिव आता है फिर आप RT-PCR कराइए और उसके बाद देखिए, ताकि हेल्थ केयर के ऊपर लोड भी ना आए, आपकी डायग्नोसिस इमीडिएटली बन जाए। ऐसा भी मैंने देखा अपने हॉस्पिटल में कि 2-2, 3-3 बार RT-PCR नेगेटिव आता है, लेकिन पेशेंट की हालत बिगड़ती जाती है तो हम CT स्कैन कराते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 99% कंफर्मेटरी। तो डॉक्टर्स को ये भी जागरूक रहना है कि RT-PCR की पॉजिटिविटी 75-80% ही है। बाकी केसेस होते हुए भी छुप जाते हैं RT-PCR से। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, अगर किसी की SpO2 कम हो रही है, RT-PCR नेगेटिव, हमें उस भरोसे नहीं बैठना ये कोविड होगा, CT स्कैन करा लो। दूसरी चीज, जब भी कभी SpO2 94 से नीचे आती है, आप हेल्थ केयर वर्कर्स के कांटेक्ट में आ जाइए। जो SpO2 है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो 94 से ऊपर होनी चाहिए। 90 से 94 बहुत ज्यादा एक स्थिति है जो कि बॉर्डर लाइन है, जिसमें आप तुरंत 90 से नीचे तो आपको एडमिशन करवानी ही करवानी है हॉस्पिटल के अंदर। घर की ऑक्सीजन के लिए भी बता दूं, घर की ऑक्सीजन का विकल्प ठीक है कुछ घंटों के लिए या कुछ एक आध दिन के लिए। मैंने देखा लोग घरों पर ही ऑक्सीजन लगा के 5-5 दिन बैठे हैं। ऑक्सीजन का विकल्प घर के लिए केवल इमरजेंसी के लिए है। अगर वहां पर ऑक्सीजन फेल हो जाती है, आपको इमीडिएट वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला नहीं मिलेगा, आप हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा और तब बेड भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही पेशेंट को ऑक्सीजन घर पे लगती है, आप अपने बेड को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि ये बीमारी एग्रेसिव भी हो सकती है। जी। तीसरी चीज लास्ट ये बताना चाहूंगा, आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। मैंने देखा पेशेंट दूसरे दिन CT स्कैन करा लेते हैं, तीसरे दिन ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से चलिए, पैनिक मत कीजिए, हेल्थ केयर के ऊपर लोड मत डालिए। इन लोगों को वाकई आवश्यकता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, रेमडेसिविर कोई नहीं लेगा। रवि मलिक, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जाता है तो ऑक्सीजन आपको लगानी है। 90 के नीचे जाए ऑक्सीजन लेवल तो हॉस्पिटल जाना है और प्रोटोकॉल का जरूर पालन करना भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।